Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 8th May 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ इन फ्रंट पेज ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, द फर्स्ट आर्टिकल इज केरल ऑन अलर्ट एज अ मास डाइज ऑफ वेस्ट नाइल फीवर. सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेस्ट नाइल फीवर क्या है. ओके, अभी रिसेंट में ही 79 ईयर मैन की यहाँ पर जान जाती है ड्यू टू दिस फीवर, वेस्ट नाइल फीवर. ओके, सो वेस्ट नाइल फीवर के बारे में देखते हैं. इसका पहले हम बात करते हैं. ये जो बर्ड होती हैं तो ये इसकी होस्ट होती हैं. इन बर्ड्स के अंदर में ये वायरस होता है. अभी वायरस डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग में आपका इसका ट्रांसमिशन नहीं होता. पहले क्या होता है, ये जो मॉस्किटो होता है, ये मॉस्किटो इस बर्ड को बाइट करता है ना. इस मॉस्किटो ने इस बर्ड को बाइट किया या फिर बर्ड ने मॉस्किटो को किसी तरीके से इसके कांटेक्ट में आया और बाइट किया. ओके, नाउ अब ये मॉस्किटो के अंदर क्या हो जाता है, ये वायरस यहाँ पर आ जाता है. अब ये जो मॉस्किटो किसी ह्यूमन बीइंग को या फिर कैटल को बाइट करता है तो इससे क्या होता है, ये जो वायरस था बर्ड से यहाँ पर कैसे ह्यूमन बींग्स में इसका यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है. ओके, सो हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी, वेस्ट नाइल वायरस की. सो द वेस्ट नाइल वायरस इज अ मॉस्किटो बोर्न सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस. ये आपका एक आरएनए वायरस है. आरएनए वायरस इज द वायरस दैट हैज सिंगल स्ट्रैंडेड एज वेल एज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज इट्स जेनेटिक मटेरियल. नोटिसेबल डिसीज कॉज्ड बाय आरएनए वायरस इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस बी एंड सी. It is a flavivirus related to the viruses that causes St. Louis encephalitis, Japanese encephalitis and yellow fever. तो यहाँ पर जो येलो फीवर की हम बात कर रहे हैं, अभी जो जापानीज यहाँ पे फीवर इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, सेंट लुइस फीवर की बात करते हैं. सो ये जो वायरस है सेम वायरस है जिसके कारण यहाँ पर आपका वेस्ट नाइल फीवर यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है. सो इन सब के लिए आपका सेम वायरस ही है. सो द फ्लेविवेरिड आर अ फैमिली ऑफ पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड enveloped RNA virus. Member of this family belong to a single genus Flavivirus. ट्रांसमिशन की बात करते हैं. जो मॉस्किटोज की क्यूलेक्स स्पीशीज होती है, मॉस्किटो की क्यूलेक्स स्पीशीज होती है, एक्ट एज अ प्रिंसिपल वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन. ये इसका क्या है, मेन आप कह सकते हैं प्रिंसिपल वेक्टर है जिसके थ्रू आपका वायरस क्या होता है, एक से दूसरे में इसका स्पेल ओवर होता है और ट्रांसमिशन होता है. पहले ये मॉस्किटो, ये जो क्यूलेक्स स्पीशीज का ये मॉस्किटो है, ये आपको एक बर्ड को बाइट करता है, उस बर्ड को जो इस वायरस को होस्ट करके रखती है. अब इसने यहाँ पर मॉस्किटो ने, हमने साइकिल में देखा कि इस मॉस्किटो ने क्या किया, इस बर्ड को बाइट किया. अब इसके अंदर ये वायरस आ चुका है इस मॉस्किटो के अंदर. अब ये जब किसी ह्यूमन बीइंग को या फिर किसी भी कैटल को बाइट करेगा, सो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वायरस का इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है. सो ये आपका मेन होस्ट है, रिजर्वॉयर जिसके अंदर ये वायरस होता है, बर्ड, और आपके जो मॉस्किटो है ये यहाँ पर इंसिडेंटल होस्ट की तरह काम करते हैं. ओके, so here it is clear. So it is transmitted by infected mosquitoes between and among humans and animals, including birds, which are the reservoir host of the virus. Mosquitoes become infected when they feed on infected bird. जैसे उन्होंने क्या किया, infected bird को feed किया, which circulate the virus in their blood for a few days. अब इससे क्या होता है, कुछ दिनों के लिए उनकी बॉडी में, उनके ब्लड में वो वायरस यहाँ पर सर्कुलेट होने लगता है. और जब यहाँ पर बात करते हैं, द वायरस इवेंचुअली गेट्स इनटू द मॉस्किटोज सलाइवरी ग्लैंड. अब इस तरीके से यहाँ पर कोई भी अगर पर्सन आता है तो इस कांटेक्ट में फैल जाता है. सो इट इज नॉट नोन टू स्प्रेड बाय कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड ह्यूमन और एनिमल्स. अभी तक हमें ये पता नहीं चला है. हमने अभी देखा कि ये जो वायरस है, अगर आपको कोल्ड होता है ना, हम बात करते हैं अगर कोल्ड होता है तो हम कहते हैं कि अगर यहाँ पर ए पर्सन को कोल्ड है और बी पर्सन को कोल्ड है, तो अगर बी पर्सन एकदम हेल्दी है और ए पर्सन को यहाँ पर कोल्ड होकर रखा है, तो अगर बी पर्सन ए के कांटेक्ट में आता है तो ये वायरस स्प्रेड हो जाता है. लेकिन अभी हमें इस यहाँ पर इस सिनेरियो में ये नहीं पता है कि अगर किसी पर्सन को यहाँ पर हम बात करें किसकी, ये फीवर है, और अगर वो किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो क्या ये स्प्रेड होगा या नहीं होगा,
है ना, अभी इसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। ओके, तो सिम्टम्स की बात करते हैं। सो इन 80% ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल द डिसीज इज असिम्प्टोमेटिक। इसका कोई सिम्टम हमें अभी तक ऐसा दिखाई नहीं दिया है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है ना। सो इन द रेस्ट 20% केसेस, रेस्ट जो 20% हमारे पास केसेस हैं, वेस्ट नाइल फीवर और सीवियर WNV is observed with symptoms such as fever, headache, fatigue, body aches, nausea, rash and swollen glands। जहां पर हमें कुछ यहाँ पे सिम्टम्स क्या दिखाई दे, लाइक फीवर हो रहा है, आपका हेडेक हो रहा है, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, नोजिया हो रहे हैं, रैशेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, स्वेलन ग्लैंड्स हैं। तो इसके तहत हमें ऐसा मतलब कि ये जिसमें हमने पूरा जब स्टडी की, जो हमारे पास 20% केसेस हैं, 80% में तो कोई सिम्टम्स थे ही नहीं और 20% में इस तरीके के सिम्टम्स थे। तो देखिए ये बहुत ही जर्नल सिम्टम्स है। आपको अगर नॉर्मल डेंगू होता है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, तो सब में हमें फीवर, हेडेक, ये नॉर्मल चीजें दिखाई देती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ हमें ये वेस्ट नाइल फीवर है या नहीं है। ओके, सो उसके लिए हमें प्रॉपर यहाँ पे डायग्नोस्टिक कराना होगा। सो सीवियर इन्फेक्शन में इवन कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसीज लाइक वेस्ट नाइल इंसेफेलाइटिस और द वेस्ट नाइल पॉलीमेसिस एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर ये लॉन्ग टाइम तक आपका चलता है, इससे यहाँ पर एक्यूट मतलब कि थोड़े टाइम के लिए आप पैरालाइज भी हो सकते हैं। ओके, सो ऑल्सो देयर आर रिपोर्ट ऑफ WNV एसोसिएटेड गुइलेन-बॉर्न सिंड्रोम्स एंड रेडियोक्लिपैथी। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसमें क्या ट्रीटमेंट है। सो एज ऑफ नाउ नो ट्रीटमेंट वैक्सीन फॉर WNV इज अवेलेबल। ओके, आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि अभी के लिए एज ऑफ नाउ देर इज अ नो ट्रीटमेंट और नो वैक्सीन फॉर WNV। यहाँ पर जो हम नॉर्मल पेशेंट्स को जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं और इसकी वजह से अगर पेशेंट ठीक हो गया तो ओके, अदरवाइज यहाँ पर आगे हम कुछ नहीं कर पा रहे। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में क्या कंडीशन है। सो इन इंडिया एंटीबॉडीज अगेंस्ट WNV वर फर्स्ट डिटेक्टेड इन ह्यूमंस इन मुंबई इन 1952। 1952 में इंडिया में ये पहली बार डिटेक्ट किया गया था एंड वायरस एक्टिविटी हैज सिंस बीन रिपोर्टेड इन सदर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। तब से ही इस वायरस की जो एक्टिविटी है हमें सदर्न इंडिया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलती है। सो WNV हैज बीन आइसोलेटेड इन इंडिया फ्रॉम क्यूलेक्स विस्नोई मॉस्किटो इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यहाँ पे क्यूलेक्स विस्नोई मॉस्किटो के कारण हमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में केसेस देखने को मिले। और नेक्स्ट हम महाराष्ट्र की बात करते हैं और ह्यूमंस कर्नाटक में भी हमें केसेस देखने को मिले। प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं, व्हाट आर द सम प्रिवेंटिव मेजर्स, जिससे कि हम इस वायरस से क्या हो सके, बच सके, इस फीवर से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, प्रिवेंट कर सके। सो सिंस WNV आउटब्रेक इन एनिमल्स precede human cases, the establishment of an active animal health surveillance system is helpful in providing early warning। तो अब देखिए आप सभी को पता है कि हाँ ये वायरस यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो एनिमल हेल्थ है, हमारा एनिमल हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम है, इसे हमें एक एक्टिवली हमें यहाँ पे इनहेंस करना होगा और अर्ली वार्निंग सिस्टम को यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। सो द पीक ऑफ WNV इन्फेक्शन जनरली कोइंसाइड विद द पीरियड when mosquito vector are most active and the ambient temperature is sufficiently high for virus multiplication। so यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम जब हम स्टैब्लिश कर देंगे, हम एक उसका मॉस्किटो की बात करते हैं, मॉस्किटो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो उनका एक टाइम पीरियड है ना, उस टाइम पीरियड पर हम जल्दी उनसे कोइंसाइड ना हो पाए, तो हमें इन सारी चीजों की यहाँ पर इन सारी चीजों को ध्यान रखना होगा। सो हेंस हेल्थ अथॉरिटीज ग्लोबली एडवाइज फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स, हमें यहाँ पे पर्सनली अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, लाइक मच्छर हमें ना काटे, मॉस्किटोज से हम बच कर रहें, रिड्यूस टू रिस्क ऑफ मॉस्किटोज बाइट सच एज यूजिंग मॉस्किटो रेपेलेंट्स, हम मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स को हमें श्योर करना होगा कि ये जो लावा का सोर्सेस है उसका रिडक्शन यहाँ पर हो, ब्रीडिंग की जो यहाँ पे रेस्टिंग साइट्स हैं फॉर द मॉस्किटो वेक्टर्स, सो इसे हमें यहाँ पर रिड्यूस करना होगा। सो दीज आर सम मेजर्स थ्रू विच वी कैन प्रिवेंट दिस फीवर। आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे पूरा क्लियर होगा। इस आर्टिकल को आप GS पेपर 2 और 3 से कनेक्ट कर सकते हैं, आपका टॉपिक यहाँ पर हो जाता है हेल्थ। ओके, सो ये वायरस यहाँ पे न्यूज में था, इसलिए आपको इस वायरस के बारे में पता होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी हमारे पास हमने केस देखा, सोर्स से हमें ये पता चला कि 79-year-old मैन फ्रॉम थ्रुसरा डाइज ऑन May 3
5 केसेस हैज बिन रिपोर्टेड, अब तक के यहाँ पर 5 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं एंड 4 पेशेंट्स हैव बिन डिस्चार्ज इन द डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से 4 जो पेशेंट्स हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो देखिए ये मतलब हमारे लिए थोड़ा सा कंसर्न वाली चीजें बन जाती हैं कि इस तरीके की जो वायरस है हमें फेस करने पड़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ डिग्निफाइड पीसफुल पासिंग इज एवरीवन्स राइट। ओके, हम इस आर्टिकल में बात करेंगे अ डिग्निफाइड पीसफुल पासिंग इज एवरीवन्स राइट। इसे आप जीएस पेपर 3 हेल्थ से ही रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पैलिएटिव केयर। नाउ व्हाट इज दिस पैलिएटिव केयर, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में यहाँ पर जो एल्डर पीपल होते हैं, है ना, उनकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल या तो वो पैरालाइज हो गए हैं, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट पैरालाइज हो गए हैं, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब आपकी फैमिली में फॉर एग्जाम्पल आपके जो हस्बैंड हैं वो वर्किंग है, आपके घर का जो मेन है फीमेल पर्सन है वो भी वर्किंग है, तो क्या होता है हम उन्हें प्रॉपर टाइम और जो प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी चाहिए वो सपोर्ट और केयर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ओके, इसकी वजह से साइकोलॉजिकली भी पर्सन जो होता है थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अभी तो हमने ये ओल्डर और एल्डरली पीपल्स की बात कर ली। दूसरा आपके यहाँ पर आ जाता है कुछ ऐसी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर। वैसे तो कैंसर का ट्रीटमेंट मतलब कैंसर को क्योर कर मतलब इसका ट्रीटमेंट चलता रहता है, क्योर कर देता है, बट स्टिल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसको हम क्योर नहीं कर पाते। कैंसर हुआ आपका, डायबिटीज हुआ, टीबी हुआ, तो ये जो पेशेंट्स हैं इनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, है ना, हमें उनकी कैसी केयर करनी चाहिए, तो ये भी आपका डिपेंड करता है। देखिए एक तो चीज हो जाती है आपकी क्या कि पर्सन जो है ऑलरेडी उस डिसीज से क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। सेकंड यहाँ पर वो उस डिसीज से फाइट कर रहा है फिजिकली। सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह जाता है एक साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रेशर भी होता है। जब आपको कोई बीमारी होती है, जब आप खुद अपने आप को लेकर सोचिए, आपको अगर नॉर्मल सा फीवर भी आ जाता है और अगर मम्मी हमारा ध्यान नहीं रखती है उस टाइम पर, हमें गुस्सा करती हैं, कुछ भी करती हैं, तो आप कितने ज्यादा पे इरिटेट हो जाते हैं, है ना, आप चीज बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं कि इस टाइम पर भी आपको ऐसा लगता है कि अरे आप हमारा कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हम नॉर्मल से फीवर में जब हमें इतनी सारी चीजें हो जाती है, आप सोचिए कि उस पर्सन को कैंसर जैसी बीमारी है और जो आपकी यहाँ पर टीबी जैसी है, यहाँ पर एड्स है, HIV, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर XYZ आप ले सकते हैं। तो हम उस टाइम पर अगर हम उन्हें एक जो प्रॉपर सपोर्ट और केयर प्रोवाइड ना करें तो उनको कैसा फील होगा। तो ऑलरेडी दे आर फाइटिंग विद दैट डिसीज और ऊपर से यहाँ पर उनको मेंटल प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर भी फेस करना पड़ता है। इतना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैसे कि आप एग्जाम्पल लेंगे, आपके घर में कुछ फॉर एग्जाम्पल डेथ जो है वो इनएविटेबल है, हर एक पर्सन की लाइफ में डेथ का आना ही आना है, लेकिन हमारा ये यहाँ पर मोटिव ये होता है कि हर एक पर्सन पीसफुली यहाँ पर उसके पास हो, है ना। एक डिग्निफाइड पीसफुल पासिंग इज एवरीवन्स राइट। यहाँ पर सभी लोग मतलब पीसफुली क्या हो, इस दुनिया को छोड़कर जाएं, आप ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। अब इसमें कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। रोनाल्ड रेगन, अ 14th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, डाइड इन 2004 एट द एज ऑफ 93 एट हिज होम सराउंडेड बाय हिज फैमिली। यहाँ पर 14th जो प्रेसिडेंट थे USA के, उनकी 2004 में क्या होती है, आपकी डेथ होती है। वो 93 ईयर्स ओल्ड थे और घर में ही उनकी डेथ होती है, उनकी फैमिली उनके आसपास रहती है। सो ही हैड डिमेंशिया विच ही लिव विथ फॉर 9 ईयर्स। उनको कौन सी बीमारी थी, उनको डिमेंशिया था जिसके साथ उन्होंने 9 साल तक जिया। Okay, so his wife Nancy Reagan called his last moment of a peaceful death the greatest gift. अब देखिए जब किसी पर्सन की ऐसी बीमारी होती है तो ऐसा लगता है कि पर्सन ना इससे अच्छा, ये बेड में रहने से अच्छा उसको यहाँ पर मतलब कि एक पीसफुल डेथ यहाँ पर मिल जाए। सो he could have given her. फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनकी 2018 में डेथ होती है 9 ईयर आफ्टर अ स्ट्रोक दैट हैड लेफ्ट हिम नॉन एम्बुलेंट। तो उनको यहाँ पर 9 सालों तक वो उनको एक मतलब स्ट्रोक था जिसके साथ वो यहाँ पर रहे। ओके, अब आप एक बात बताइए कि आप ऐसी लाइफ जीना पसंद करेंगे जो आपके घर में आपकी फैमिली आपके पास ज़्यादा रहेगी, या फिर आप यहाँ पर किसी ICU में जो इंटेंसिव केयर यूनिट होती है वहाँ पर अकेले रहकर जीना पसंद करेंगे। इससे अच्छा तो आप ये सोचेंगे ना कि मुझे मौत ही आ जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो इस आर्टिकल में मेरे ये डिस्कस किया गया कि ठीक है ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक पैलिएटिव केयर होता है। अब ये पैलिएटिव केयर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मल हम यहाँ पर जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं किसी भी डिसीज़ के लिए, वो तो
तो ठीक है हम कर ही रहे हैं कि हमने उनको दवाई दे दी टाइम पर, हमने उनको खाना दे दिया टाइम पर, पानी दे दिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ अब हम और एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पैलिएटिव केयर इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द quality of life and preventing suffering among those with life limiting illness like heart failure, kidney failure, certain neurological diseases, cancer etc। तो यहाँ पर जैसे कि आपका हार्ट फेलियर हुआ है, किडनी फेलियर है, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस हैं, सो इनकी जो लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। उनको पता होता है कि हम 2 साल जीने वाले हैं, 3 साल 4 साल, इससे ज़्यादा वो नहीं जी सकते। तो उनके लिए हम ये इंश्योर करते हैं कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है एट दैट टाइम, उसको हम इम्प्रूव कर सके बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा पैलिएटिव केयर। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका पैलिएटिव केयर का? टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स एट रिस्क ऑफ ओवर मेडिकलाइजेशन। अब देखिए कुछ पेशेंट्स ओवर मेडिकलाइजेशन होते हैं, लाइक वो दवाई पर दवाई, यहाँ पर उनका बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन पर मेडिसिन यहाँ पर लाए जा रहे हैं। इससे क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। पहली, एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी लाइफ, उनकी लाइफ जो होती है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। एक्सपेंसिव कैसे हो जाती है कि उनका जो सारा खर्चा है वो उनकी दवाई पर ही, उनकी मेडिकेशन पर ही जाता है। ओके, सेकेंड, फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फैमिली, फैमिली के ऊपर भी एक फाइनेंशियल बर्डन होता है। हमें पता है कि ये जो डिसीज़ है वो क्योर नहीं हो सकती है, हमारे पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, मतलब फॉर एग्जांपल कि उस पर्सन के पास अब सिर्फ 1 साल 2 साल ही बच्चे हैं, बट स्टिल हम क्या करते हैं, उस पर्सन को वो दवाई जो है, वो जो मेडिकेशन उनको दिया गया है वो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। सो इससे एक्सपेंस ऑफ लाइफ भी बढ़ता है और फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी इंक्रीज होता है। सो टू एड्रेस द फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल डोमेन्स ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम लाइफ लिमिटिंग डिसीज, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन तो आपका एक साइड है ही, उसके साइड में हम दूसरी चीज़ें भी, लाइक हम फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल जो डोमेन्स हैं है ना, उस पर उनका ज़्यादा फोकस लगा सकते हैं। सो इट ऑल्सो इंक्लूड बेरेवमेंट, ग्रीविंग, सपोर्ट फॉर द केयर गिवर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पेशेंट्स। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अब देखिए बात करते हैं, पैलिएटिव केयर इज एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द ह्यूमन राइट टू हेल्थ। ये जो पैलिएटिव केयर है, हमारा जो ह्यूमन राइट है ना, ह्यूमन राइट टू हेल्थ, इसके अंडर रिकॉग्नाइज किया गया है। सो इट रिकॉग्नाइजेज दैट पैलिएटिव केयर इज अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज required for non-communicable diseases through the Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013 and 2022. Okay, so early initiations of palliative care in advanced disease stage can reduce healthcare expenditure by up to 25%। तो अगर हम पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है, इट इज़ ऑल्सो वी कैन ऑल्सो रिड्यूस आवर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ स्टीप राइज इन बर्डन ऑफ लाइफस्टाइल रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब इंडिया का तो आप सिनेरियो आप सभी को पता है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो हैं, इसका जो बर्डन है हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड में कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो नियरली 1.4 मिलियन पीपल are diagnosed with cancer in India every year, while diabetes, hypertension, respiratory disease are also on the rise। तो कैंसर के साथ बात करते हैं, हर साल आपको 1.4 मिलियन पीपल यहाँ पे जो है कैंसर से डायग्नोस्ड होते हैं, या फिर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिसीजेज, ऑल दिस। ओके, सो एस्टिमेटेड 7 to 10 million people need palliative care sooner or later in the disease trajectory। ओके, तो यहाँ पर इन सारे लोगों को एक पैलिएटिव केयर की जरूरत है। स्टेप्स यहाँ पर अब तक कौन कौन से लिए गए हैं? सो 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारा, मल्टीपल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स अब तक लाइए, लाइक आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेकर आए, जिससे कि हम उनका थोड़ा सा जो बर्डन है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, उसको हम कम कर सके। बट आप इस स्कीम के बारे में आपको सब हमने इसको कितनी बार डिस्कस किया है। फिर आपका क्या आता है, नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर, इट वाज अनाउंस्ड इन 2012। हाउएवर द लैक ऑफ डेडिकेशन बजट has prevented the implementation of the program since its inspection। यहाँ पर इसको 2012 में अनाउंस किया गया था, लेकिन इसका जो बजट डेडिकेटेड था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, जिसकी वजह से अब तक ये प्रोग्राम आपका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली, ये 2010 में लॉन्च होता है टू प्रोवाइड
accessible, affordable and high quality long term comprehensive and dedicated care service to an aging population, कि हम जो आपकी एजिंग पॉपुलेशन है उन्हें अफोर्डेबल, हाई क्वालिटी, लॉन्ग टर्म, कॉम्प्रिहेंसिव एक डेडिकेटेड केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकें. बट यहाँ पर ये आपका प्रोग्राम आता है. सम बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक एनजीओज यहाँ पर हैं, है ना, तो वो भी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये आपका 2010 में लॉन्च होता है टू काउंटर द राइजिंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इन इंडिया. इंडिया में ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का बर्डन आपका इंक्रीज हो रहा है, टू इस बर्डन को काउंटर करने के लिए, टू काउंटर दिस बर्डन, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था. सो द प्रोग्राम envisages द प्रोविजन ऑफ प्रमोटिंग प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव care for primary to tertiary institutions. Okay, so in order to strengthen palliative care, the goal revise the operational guidelines of NPNCD. इसके वे फॉरवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं आप दें, तो हम क्या कर सकते हैं, जो पैलिएटिव केयर का स्फीयर है, इसमें जो मल्टीपल डिसीज और सर्विसेज है, इसका जो एम्बिट है उसको हम और ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हैं. पैलिएटिव केयर नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इनटू हेल्थ सिस्टम एट ऑल लेवल्स. हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसके हर एक लेवल पे इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं. सो इंक्लूड पैलिएटिव केयर अलॉन्ग विथ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट्स. इसके साथ साथ जो हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट्स के साथ भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है. ओके, सो आई होप आपको ये पैलिएटिव, व्हाट इज दिस पैलिएटिव केयर, ये क्लियर होगा. इसे भी आप जीएस पेपर 3 हेल्थ टॉपिक से यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक सॉल्यूशन. Here we are talking about plastic. हर जगह आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है. अपने आसपास देखिए, आपको कुछ ना कुछ प्लास्टिक का दिख ही जाएगा. आपका बैग यहाँ पे प्लास्टिक का है, आपकी बॉटल प्लास्टिक की है. यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पे मार्केट से सामान लेकर आते हैं तो वो भी प्लास्टिक बैग होता है. सो द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमने ये सोचा कि हम एक ऐसी ट्रीटी लेकर आते हैं जिससे हम प्लास्टिक को क्या कर सकें, एक तरीके से कम कर सकें. तो द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, an ambitious initiative involving at least 175 United Nations member nations to eliminate the use of plastic. यहाँ पर 175 जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स थे वो एक साथ आए और उन्होंने ये कहा कि हमें प्लास्टिक को क्या करना है. यहाँ पर ये जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है ना, तो हमारा ये एम्बिशन है कि हमें प्लास्टिक को किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं. ऑल्दो अब तक यहाँ पर कोई भी ट्रीटी इस तरीके से नहीं आई है, आपको ये याद रखना है ना. अभी तक इस चीज़ पर अभी ज़्यादा एग्रीमेंट नहीं हुआ है. तो द गोल इज टू फाइनलाइज अ लीगल डॉक्यूमेंट बाय द एंड ऑफ 2024, कि हम एंड ऑफ 2024 तक हम एक लीगल डॉक्यूमेंट को क्या कर लेंगे, फाइनलाइज कर लेंगे with timelines by when countries must agree to curb plastic production, eliminate its uses that create wastage, ban certain chemicals used in its production and set targets for recycling. Unfortunately, an agreement is not in sight. ओके, सो अभी तक देखिए हमारा ये टारगेट है कि प्लास्टिक को कैसे कर्ब किया जाए, प्लास्टिक का प्रोडक्शन का, इसमें जो आपका वेस्टेज ये क्रिएट कर रहा है इसका यूज कैसे हाउ वी कैन एलिमिनेट दिस द वेस्टेज एंड द सर्टेन केमिकल्स दैट आर यूज इन इट्स प्रोडक्शन, हाउ कैन वी रिड्यूस दैन एंड हाउ कैन वी बैन दिस. तो और जो हमारा रिसाइकलिंग का टारगेट है उसे हम कैसे सेट करें. सो अनफॉर्चुनेटली ये सारे हम अभी तक ये सारे साइट्स में नहीं आए हैं. हम बात कर रहे हैं अभी, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी हुआ नहीं. ओके, सो द प्राइमरी हर्डल आर इकोनॉमिक. यहाँ पर हमारा जो सबसे बड़ा हर्डल है वो क्या है, आपका इकोनॉमिक. हमारी जो इकोनॉमी है उसमें ये सबसे बड़ा हर्डल बनता जा रहा है. सो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड रिफाइनरिंग कंट्रीज सच एज सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इंडिया, ईरान रिलेक्टेंट अबाउट हार्ड डेडलाइन टू एलिमिनेट प्लास्टिक प्रोडक्शन. तो यहाँ पर इंडिया की बात करें, सऊदी अरेबिया, रशिया, यूएस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको हर्डल हो रहा है कि जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन, इसकी जो डेडलाइन है इससे यहाँ पर मीट करने में. ओके, क्योंकि देखिए आप कहीं पर भी चले जाइए, आप स्ट्रीट वेंडर्स में जाएंगे, उन्हें कोई भी सामान पैक करना होता है तो उनके लिए प्लास्टिक जो पॉलीथीन होती हैं, बैग्स होते हैं, दैट इज़ मोर फीजिबल दैन अदर थिंग्स, है ना. तो वो जल्दी से यहाँ पे कर सकते हैं. तो इसमें इकॉनमी का एक सबसे बड़ा वो है. इंडिया में आप सभी को पता होगा कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है आपका, उसको बैन किया गया था, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक उनको इंक्लूड नहीं किया गया था. तो अब फर्दर हम इसमें देखते हैं सारी चीज़ें क्या निकल कर आती. देखिए इन द ईयर दैट द प्लास्टिक ट्रीटी वॉज मूटेड इन 2002, इंडिया ब्रॉट इन टू इफेक्ट द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल. 2021 में ये अमेंडमेंट रूल आता है जिसमें हमने 19 कैटेगरी के जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स होते हैं उसको बैन किया था. बट
It, however, does not include plastic bottles, even those less than 200 ml, multi-layered packaging boxes like milk के जो cartons वगैरह होते हैं. Moreover, even the ban on single-use plastic item is not uniformly enforced nationally. तो यहाँ पर देखिए कुछ items तो यहाँ पर include ही नहीं थे, और यहाँ पर nationally हम बात करते हैं वहाँ पर भी इसको properly implement नहीं किया गया. Okay, so the global distribution of plastic pollution is unequal, with Brazil, China, India and US responsible for 60% of plastic waste. आप सभी को यहाँ पे बता दिया जाए कि ब्राज़ील, चाइना, यहाँ पर किसकी बात करें, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया और उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, यूएस की. तो यहाँ पर ये 4 कंट्रीज मिलकर 60% ऑफ प्लास्टिक आपका क्या करती हैं, यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय अ नॉन प्रॉफिट ई अर्थ एक्शन, यहाँ पे एक अर्थ एक्शन का रिपोर्ट आया, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर हमारे सामने आया कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 60% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. अब इसकी वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है, आप खुद ही बताइए वे फॉरवर्ड क्या होंगे. हमें ज्यादा से ज्यादा किस पर फोकस करना होगा, इसका रीयूज, आपके जो 3 R's है ना, 3 R's पर हमें रीयूज, रिसाइकल, है ना, इन पर फोकस करना होगा. सेकंड, आप यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं कि प्लास्टिक बैग्स के प्लेस पर हम जो पेपर बैग्स हैं इसका ज़्यादा से यूज़ कर सकते हैं. थर्ड, हम बॉटल्स के लिए व्हाट वी कैन डू हियर, लाइक इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स वी कैन यूज़ ग्लास बॉटल. हम ग्लास जो बॉटल्स हैं इसका यूज़ कर सकते हैं. तो ये कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं. I hope this one is clear to you. Now the next article is here. Advertisers should submit self-declaration before promoting product. सुप्रीम कोर्ट. अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये आप पतंजलि का पूरा केस यहाँ पर आप सभी को पता है. कोरोनिल आपकी उन्होंने क्या की थी, एक यहाँ पर कोरोनिल को उन्होंने लॉन्च किया था और ये कहा था कि कोरोना के पूरी तरीके से क्या कर सकता है, आपका ठीक कर सकता है. ठीक है, अब ये पूरा केस चला, ये केस चल भी रहा है. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आपका ये XYZ कोई भी प्रोडक्ट है, हमने इस प्रोडक्ट को क्या किया, इसको लॉन्च किया. इससे पहले अगर आप इसकी एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, आप इसके एड्स दे रहे हैं, सो बिफोर दैट यू हैव टू इंश्योर जो भी यहाँ पे एडवर्टीजर है वो अपना एक सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर क्या करे, सबमिट करे बिफोर प्रमोटिंग दैट दिस XYZ प्रोडक्ट. कि आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट क्या है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, ये सारी चीज़ें हैं. ओके, सो ही विल दैट एडवर्टीजर शुड सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन दैट दे आर नॉट मिस रिप्रेजेंटेटिंग और मेकिंग फॉल्स क्लेम्स. कि यहाँ पर उनका सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या होगा कि ये मिसलीड नहीं कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ पर कोई भी फॉल्स क्लेम नहीं है अबाउट प्रोडक्ट बिफोर प्रमोटिंग दैम इन द मीडिया. यहाँ मीडिया में प्रमोट करने से पहले उन्हें ये जो क्लेम है मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा. उसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा जो नेटवर्क रेगुलेशन रूल 1994 है, टीवी एक्ट, उसमें भी यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन की बात की है. उसके बाद आप बात करेंगे एडवर्टीजर्स इंटेंडिंग टू रन एडवर्टीजमेंट्स इन टीवी चैनल्स शुड अपलोड देयर सेल्फ डिक्लेरेशन ऑन देयर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल. तो अगर आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट देने जा रहे हैं तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल है, इस पोर्टल में आपको पूरा अपना सेल्फ डिक्लेरेशन और सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट आपको यहाँ पे फिल करनी होगी. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सामने लेकर आ सकते हैं, उसको मार्केटिंग कर सकते हैं. सो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किसी भी तरीके से आप जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, उनको यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वो लोग उनको हम प्रमोट करते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट क्या करिए, यहाँ पर इसका एडवर्टीजमेंट करिए, आप ऐसा करिए. तो एक हमारा ये भी है ना कि आप किसी भी पर्सन को मिसलीड नहीं कर सकते हैं. तो ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड मस्ट टेक केयर नॉट टू बी पार्ट ऑफ डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट. तो हमें ये जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, सेलिब्रिटीज हैं, इन्हें भी यहाँ पर इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस तरीके की जो मिसलीडिंग या फेक जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, इससे हम क्या करें, जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको यहाँ पर डिसीव ना करें. ओके, सो ये हमारा क्रूशियल पार्ट है. आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा आर्टिकल. सो देखिए आज की न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.